इमेजिन करो, रात के समय सबस्टेशन में अचानक स्मोक भरने लगे, कंट्रोल पैनल के अंदर स्पार्किंग शुरू हो जाए और वहां फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग कंडीशन में ही ना हो, या किसी वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए लेकिन आसपास किसी को सीपीआर देना ना आता हो। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट सिर्फ हाई वोल्टेज की वजह से नहीं होते, कई बार छोटी सेफ्टी मिस्टेक्स पूरी जिंदगी बदल देती है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स में कुछ ऐसे मैंडेटरी प्रोविजन दिए गए हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्ट कर सके। आज की वीडियो में हम समझेंगे फायर बकेट क्यों जरूरी है, गैस मास्क कहाँ मैंडेटरी है, शॉक ट्रीटमेंट चार्ट क्यों लगाया जाता है और क्यों बिना लाइसेंस इलेक्ट्रिकल वर्क इलीगल माना जाता है। वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा ये रूल्स सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने की सिस्टम डिजाइन है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इलेक्ट्रिकल फायर के समय फर्स्ट डिफेंस बनती है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट। फायर बकेट विद ड्राई सैंड, फायर एक्सटिंग्विशर, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर, फर्स्ट एड बॉक्स। रूल के अनुसार जनरेटिंग स्टेशन और एनक्लोज सबस्टेशन में ड्राई सैंड वाले फायर बकेट रखना मैंडेटरी है। अब सवाल आता है, पानी क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर में पानी करंट कंडक्ट कर सकता है और अगर ऑयल फायर हो तो पानी आग को और फैला सकता है, इसीलिए ड्राई सैंड इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज अभी बाकी है। सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर लगा देना इनफ नहीं है, उसका इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस भी रेगुलरली होना जरूरी है। कई जगह एक्सटिंग्विशर सिर्फ वॉल डेकोरेशन बनकर रह जाता है। कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ? इलेक्ट्रिकल पैनल फायर, CO2, ऑयल फायर, फॉर्म ऑब्लिक DCP, केबल फायर, ड्राई केमिकल पाउडर। रूल कहता है कि अगर जनरेटिंग स्टेशन की कैपेसिटी 5 मेगावाट या उससे ज्यादा है या सबस्टेशन की कैपेसिटी 5 MV है या उससे ज्यादा है तो वहां मिनिमम 2 गैस मास्क होना जरूरी है। क्योंकि फायर एक्सीडेंट में कई बार प्रॉब्लम आग नहीं, स्मोक इनहेलेशन बन जाती है। और सिर्फ इक्विपमेंट रखना इनफ नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और उसके चार्ज में ट्रेन पर्सन होना जरूरी है। इमेजिन करो किसी वर्कर को बर्न इंजरी हो जाए और फर्स्ट एड बॉक्स लॉक रूम में रखा हो। इमरजेंसी में डिले ही बड़ा डेंजर बन जाता है। इमरजेंसी के समय लोग पैनिक क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हेल्प कहाँ मिलेगी। इसीलिए रूल्स के अनुसार डॉक्टर नंबर, एम्बुलेंस कॉन्टैक्ट, फायर सर्विस नंबर, इलेक्ट्रिकल शॉक ट्रीटमेंट चार्ट, कंट्रोल रूम और ऑपरेटर केबिन में क्लियरली डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन अब आते हैं उस रूल पर जिसे इग्नोर करना सबसे डेंजरस हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक रिससिटेशन। रिससिटेशन का मतलब है इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर यूज करके किसी की जिंदगी बचाना। इलेक्ट्रिक शॉक के बाद कई लोगों की मौत करंट से नहीं बल्कि सही ट्रीटमेंट टाइम पर ना मिलने से होती है। रूल कहता है कि शॉक ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज में डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन सिर्फ चार्ट लगा देना इनफ नहीं है, वर्कर को प्रैक्टिकली ट्रेन होना भी जरूरी है। कई लोगों को आज भी CPR प्रॉपरली देना नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर सकता है? सिंपल आंसर, नो। रूल 31 के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क जैसे वायरिंग, अल्टरेशन, रिपेयर, एडजस्टमेंट लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ही होना चाहिए। कौन वर्क कर सकता है? इंस्टॉलेशन लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर, सुपरविजन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होल्डर, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट होल्डर। कई घरों और शॉप पे लोकल अनट्रेन्ड पर्सन वायरिंग कर देता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है लेकिन बाद में हीटिंग, लूज कनेक्शन, न्यूट्रल इश्यू, स्पार्किंग, फायर जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। स्मॉल वर्क अलाउ है जैसे कि बल्ब चेंज, फैन चेंज, फ्यूज रिप्लेस, अप्लायंस रिप्लेस अंडर 250 वोल्ट। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी या कैरेक्टर चेंज हो रहा हो तो बिना लाइसेंस वर्क इलीगल माना जाएगा। रिकैप, रूल 29 फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, रूल 30 इलेक्ट्रिकल शॉक इंस्ट्रक्शन, रूल 31 लाइसेंस इलेक्ट्रिकल वर्क।
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं बने, ये रूल्स रियल एक्सीडेंट रोकने के लिए बने हैं। कई बार एक फायर एक्सटिंग्विशर, एक फर्स्ट एड बॉक्स या एक ट्रेन पर्सन किसी की लाइफ बचा सकता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करना और ऐसे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।